तो नया साल चुनौती अपार, क्या धामी है तैयार? नए साल को लेकर नई उम्मीदें लगाई जा रही, लेकिन एक चुनौतियों का चक्रव्यूह भी सीएम धामी के सामने है। और उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए सीएम धामी के पास क्या प्लान है, एक बड़ा सवाल। नए साल के आगाज के साथ भाजपाइयों ने यह दावा किया कि 2024 उत्तराखंड के लिए लाजवाब रहा। बकायदा एक लिस्ट उपलब्धियों की जारी कर दी गई कि जो जो वादे किए उनमें से अधिकांश पूरे किए। लिस्ट लंबी है और उस लिस्ट के आधार पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेसी जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आंकड़े गुलाबी हैं। लेकिन भाजपाई और धामी सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी उपलब्धि, 24 में सख्त दंगा विरोधी कानून उपलब्धि, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देना अपनी उपलब्धि, और हां, इन्वेस्टर मीट के जरिए 81,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग तैयार करने का जिक्र भी धामी सरकार कर। लेकिन क्या मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू? क्या जो दावा किया जा रहा है वो दावा सच है? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े हुए, चुनौतियां भी कई हैं। अगर सरकार के घर के भीतर की ही बात करें तो मंत्रिमंडल तक का विस्तार नहीं हुआ। बद्रीनाथ मंगलोर में पार्टी चुनाव हार गई राजनीतिक लिहाज से, और कई ऐसे बड़े मामले सामने आए जिसमें खुद धामी फ्रंट पर दिखाई दिए सीएम धामी, लेकिन मंत्री गायब रहे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौतियों भरा रहा। सरकार और बीजेपी संगठन के चश्मे से देखें तो धामी सरकार ने 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगी, जबकि कांग्रेस का तर्क है 2024 बेहाल रहा, 25 में चुनौतियां कई हैं। वैसे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की खूब चर्चाएं हुई। यही नहीं, धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगा विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे कई बड़े फैसले लिए। इसी आधार पर बीजेपी तर्क दे रही है कि पिछले 3 साल के कार्यकाल को देखें तो धामी सरकार ने उत्तराखंड के भीतर कई बड़े बड़े फैसले लिए। बकायदा बीजेपी की लिस्ट पर गौर फरमाएं तो 32 ऐसे फैसलों का जिक्र बीजेपी कर रही है जिस पर वो इतरा रही है। बीजेपी का तर्क है कि सख्त दंगा विरोधी कानून, 81,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग, सरकारी विभागों में रिकॉर्ड भर्तियां, अवैध अतिक्रमण हटाने से 5 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जा धारकों से मुक्त करवाई, राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण लागू किया, फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों की डिमांड बढ़ी, एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य टॉप रहा, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने में सरकार सफल रही, उच्च शिक्षा में नई छात्रवृत्ति लागू की गई, पिथौरागढ़ में यात्री विमान उतरने लगे, ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिलने में तेजी आई, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला हुआ, दिल्ली में राज्य अतिथि गृह बनाकर उपलब्धि हासिल की, विश्व आयुर्वेद देहरादून में हुई, शहीद आश्रित अनुदान राशि बढ़ाई गई, सस्ती बिजली देने का काम किया गया, भू कानून के लिए जमीन तैयार की गई, देहरादून शहर में बिजली की लाइन को भूमिगत किया गया, सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान मिली, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत हुई, पर्यटन के लिए पुरस्कृत गांव किए गए, विजिलेंस में रिकॉर्ड 38 गिरफ्तारियां, 75 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया, सोलर ऊर्जा से
उत्तराखंड राज्य जगमगाने लगा। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख के पार पहुंची। राज्य में प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत हुई। भारतीय न्यायाधीश संहिता लागू की गई। लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। एम्स अस्पताल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हुई। लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत हुई। आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड राज्य अव्वल रहा। मगर विपक्ष बीजेपी की इस उपलब्धियों की लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है, जबकि भाजपाई इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो या समूची भाजपा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव यूसीसी पर ही लड़ा और यूसीसी की ही डुगडुगी 2022 से लेकर 2024 तक पीटते रहे, यानी कि पूरे 2 साल बीत गए। और तो और लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत यूसीसी लाने वाले। तो नया साल चुनौती अपार, धामी क्या है तैयार? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान है वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। शीशपाल जी है, कांग्रेस का चेहरा है। कमलेश जी बीजेपी का चेहरा है। गजेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथी और लंबे अरसे से उत्तराखंड को देखते और समझते आए हैं। सबसे पहले गजेंद्र जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बीजेपी लिस्ट लेकर आई है 24 की उपलब्धियों की। कांग्रेसी कह रहे हैं कि नहीं, मजा नहीं आया इसमें। अब 25 में एक और चैलेंज है और तमाम चैलेंज जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 24 का आकलन और 25 की आने वाली तस्वीर कैसे देखते हैं आप? दरअसल किसी भी मैच को जीतने के लिए जो टीम फिक्स की जाती है, उस प्लेइंग 11 का अभी भी अभाव है। और जब 11 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी मैच में है ही नहीं, तो आप आउटपुट कहां से देंगे? आपने 2 अच्छे बैट्समैन बाहर बैठा रखे हैं और 2 अच्छे बॉलर भी बाहर बैठा रखे हैं। तो जो प्लेइंग 11 आपकी है वो अपूर्ण है और इससे बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हो रहा है। आपने कहा कि इस प्रदेश में एयर एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है और हम लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा, आपने उसे रिपोर्ट भी चलाई जी कि जब उत्तराखंड में बस दुर्घटना हुई जिसमें 38 लोग एक साथ जो है काल के गाल में समा गए, तो वो एयर एम्बुलेंस उड़ी नहीं। तो वो एयर एम्बुलेंस किसके लिए बना रखी है? सवाल ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा कुछ बताने के लिए है, लेकिन आपको वो भी बताना पड़ेगा जो नहीं हो पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये कारण है कि आज तमाम जो आदमी सरेआम चौराहों पर पुष्कर सिंह धामी को गाली देते थे, राजकुमार ठुकराल, आज उनको मुख्यमंत्री निवास में लाया गया है। इसलिए लाया गया है कि उन्होंने जो है रुद्रपुर से मेयर का पर्चा भर दिया। ये वही राजकुमार ठुकराल है जो 2022 के चुनाव में जिनका ऑडियो आया था और जिन्होंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को जो है खटीमा में हम उनका इलाज कर देंगे, हरवा देंगे, तो हरा दिया। लेकिन आज धामी की इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि उन्हें ठुकराल ने इनको इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी कि इनको आज जो है मुख्यमंत्री निवास में बैठाया गया है। उनसे मान मनोबल की जा रही है। वो जो तमाम पिछले 2024 में जो सड़कों पर जो आंदोलन हुए, जो बेरोजगारों को जेल डाला गया, जो मुकदमे हुए, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उत्तराखंड अपराध के मामले में ये सरकारी आंकड़ों में बहुत ऊपर चले गया, महिला अपराध में बहुत ऊपर चले गया। ये सरकारी आंकड़े हैं। आपने जो है सेवा विस्तार पाए हुए जो है जो अधिकारी मुख्य सचिव रखे हुए। आखिरकार जब आप एक ठोस टीम का जब तक निर्माण नहीं कर लेते हैं, जो एक न्यूनतम सेवा करते हैं उसकी, तो तब तक आउटपुट आएंगे नहीं। और जो आंकड़े आपने इन्वेस्टर समिट के बताए, उस इन्वेस्टर समिट के अंदर अभी भी जिन ग्राउंडिंग की बात की जा रही है, धरातल क्या एक्चुअल उतर आया है किसी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तो आपने सुना कि 3,500 स्कूल आप बंद कर रहे हैं, जब आपने 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू सिर्फ प्राइवेट स्कूल के साथ किए हैं। तो उस दौर में ये आ रहा है कि 3,000 स्कूल यहाँ बंद हो रहे हैं और 1,600 स्कूल कुमाऊं मंडल में बंद हो रहे हैं। ठीक, आपने कल खबर चलाई कि राम सिंह कहने की माँ को जो है कंधे में उठाकर लाए, कोई अस्पताल वहां नहीं है। आप रोज खबरें चला रहे हैं कि भाई जो प्रसूता हमारी बहनें काल के गाल में समा रही है, जो हमारे अस्पताल है वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं। आखिरकार ये जवाबदेही कौन किसकी होगी? निश्चित रूप से अब ये वही करने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। कमलेश जी, आपने सुना गजेंद्र जी ने जो कहा, यानी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, है ना? वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। गजेंद्र भाई तो यही समझा रहे हैं। अब आपका आकलन और फिर उसके बाद शीशपाल जी के पास। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं तिलक भाई आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आपके जितने भी दर्शक जो टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, आपके तमाम स्टाफ को मैं नए वर्ष का जो आज नया साल है, मैं उसकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में अमन चैन और शांति बनी रहे, इसके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नए वर्ष में हमारा पूरा ये जो 2025 है बहुत अच्छा जाए। नहीं, ये दुआ बहुत जरूरी है। हाँ। जी, अब रही बात कि हमने क्या किया और हमने क्या खोया और क्या पाया। गजेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं। जी, मैंने कहा दुआ भगवान से मत कीजिए, धामी जी से अनुरोध कीजिए, वो सरकार में हमारी, वो हमारे राजा है समय। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह वो राजा हैं और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है गजेंद्र भाई। ईश्वर सबसे बड़े हैं, जो पूरी दुनिया को चलाने का काम करते हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि ये तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की हमने क्या खोया और क्या पाया, तिलक भाई देखिए, जब हम कोई कुर्सी पर बैठते हैं तो बहुत ही चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों को पार करके जब हम किसी योजना को लागू करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि लोगों को हमारी उन योजनाओं का फायदा मिले, लोग उससे खुशहाल हों, लोगों के घर तक रोड पहुंच सके, लोगों के घर के आंगन में बिजली पहुंच सके, लोगों के यहाँ नल पहुंच सके, पानी पहुंच सके। ये जब योजनाएं घर घर पहुंचती है, शिक्षा पहुंच सके, स्वास्थ्य पहुंच सके, तो मुझे लगता है कि वो राज्य जहाँ पर शासन हो रहा है, जिसकी सरकार चल रही है, वो सफलता की ओर होती है। और चुनौतियां बहुत है, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति है, नहीं उसके हिसाब से चुनौतियां बहुत है। चुनौती का जिक्र करूंगा, शीशपाल जी के पास जाऊं, लेकिन एक बात बताइए, जो बात गजेंद्र जी ने कही, बोले ये तो 11 की प्लेयर की टीम है ना, यहाँ तो सिर्फ जो है 7 ही खेल रहे हैं, 7 या 8। नहीं बिल्कुल, बाकी तो आपने 2 बॉलर 2 बैट्समैन बाहर बिठा रखे हैं, और जो बाहर बिठा रखे हैं वो बाहरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पिच तैयार कर ली। जी, कई ऐसे होनहार विधायक हैं जो अपनी पिच बनाकर अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये तो शुक्र करिए विपक्ष कमजोर है, वरना नहीं तो अब तो लेने के देने पड़ जाते आपको। नहीं देखिए, सभी हमारे होनहार हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और जो इस वक्त सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। और बहुत जल्दी कोई कारण होगा, क्या कारण है ये तो देखिए आपको शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा कि हमारे जो है हम पूरी उस टीम को क्यों नहीं बना पाए। कुछ भी कारण हो सकता है। नहीं, कारण कुछ नहीं है, इस वक्त जब ज्यादा बहुमत आ जाता है तब भी ये समस्या आती है। नहीं कमलेश जी, कारण एक ही है कि टेंशन मत लो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ये एक बहुत गजब का फॉर्मूला है, तिवारी जी सबको सिखा गए, उसी फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट हो रहा है। हरीश रावत जी ने भी वही किया और आप भी वही कर रहे हैं, है ना। नहीं मुन्ना सिंह चौहान जी जैसे काबिल व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो बेहतर होगा वो हम करेंगे, अच्छा एक मिनट, शीशपाल जी को ले आए। शीशपाल जी, गजेंद्र जी ने अपना आकलन रखा, कमलेश जी ने अपना आकलन। मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाले, लेकिन इतना बता दीजिएगा कि क्या वाकई में कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, जो एक किताब लेकर इतनी लंबी घूम रहे हैं। देखिए तिलक जी, मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पर पूरे साल चलते रहे, मंत्रिमंडल के सहयोगी अपनी ढपली बजाते रहे, और इन्हीं के पूर्व सीएम ने लोकसभा में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, खनन का मुद्दा लोकसभा में उठाया। ये उपलब्धियां हैं, और गणेश जोशी जी के भ्रष्टाचार को सरकार ने संरक्षण दिया, ये भी सरकार की उपलब्धि है। और नहीं सरकार ने नहीं, विपक्ष ने भी संरक्षण दिया। पूरी बात बोलिए ना शीशपाल जी। नहीं देखिए तिलक जी, हाँ। मुझे पूरी बात करनी नहीं, विपक्ष और सरकार दोनों ने संरक्षण दिया, पूरी बात बोलिए शीशपाल जी, प्लीज कंटिन्यू। आकलन अपनी जगह सही नहीं, मेरा आकलन यही है, मित्र विपक्ष है आप, मेरा आकलन तो यही है। देखिए ये वो आकलन है जो आपके विधायक ने दिया है, आपके विधायक ने कहा ये मित्र विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष। सरकार अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को संरक्षण देती रही, कोई जांच कहीं भी देखने को नहीं मिली। युवा सड़कों पर आंदोलन करते रहे, धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। बेटियों पर अत्याचार होते रहे, लेकिन बेटियों को सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पाई। और 31 जुलाई को जो केदारनाथ धाम में आपदा आई, उसमें कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग लापता हुए, इसका सही आकलन आज तक प्रशासन के पास नहीं है। और जिस तरीके से छात्र संघों के चुनाव टाले गए, पंचायतों को प्रशासकों के हवाले करना पड़ा,
आप देख लीजिए, सहकारिता के चुनाव घोषित होने के बाद सरकार नहीं करवा पाई। ये आंकड़े 2013 का जिक्र कर रहे हैं आप? इतिहास में दर्ज हो गया। ये आपदा 2013 का जिक्र कर रहे थे शीशपाल जी? नहीं, देखिए तिलक जी, 2013 की अभूतपूर्व आपदा में जिस तरीके से सरकार ने धैर्य और साहस के साथ काम किया, जब पूरी दुनिया कह रही थी केदारनाथ धाम में दोबारा यात्रा नहीं, कौन सी वाली सरकार की बात कर रहे थे? जो चार्टर्ड प्लेन पर, वहां पर जो हेलीकॉप्टर पर पिकनिक का सामान ले जा रहे थे, उनकी बात कर रहे हो? भव्य रूप में स्थापित करने का काम किया। नहीं शीशपाल जी, कौन सी वाली सरकार की बात कर रहे हो? तिलक जी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। नहीं, कौन सी वाली सरकार की बात कर रहे हो आप? जो उस समय हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान ले जा रहे थे, उनकी बात कर रहे हो? जुलाई की को वो किससे छुपी हुई है? आप बताए ना, ये सही आंकड़ा बता दें, कितने लोग लापता हैं, कितनों की जाने गई, कितना वहां पर नुकसान हुआ। आज तक तो प्रशासन उसका आकलन बता नहीं पाया। सर, हरीश रावत नहीं दे पाए तो उसका आंकड़ा दो। आज तक व्हाइट पेपर नहीं जारी हुआ, उनको मुआवजा नहीं मिला। जो मांग कर रहे थे व्हाइट पेपर जारी कर दो। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय भट्ट। आज तक जो है वो व्हाइट पेपर, पता नहीं वो व्हाइट का ब्लैक हो गया, पता ही नहीं चला, तिलक जी है ना आपने मांग की ना उन्होंने, तो अब ये विषय नहीं रहा ना। आज विषय ये है, आपने क्या किया? आपने 24 में बतौर विपक्ष क्या किया? बताइए, अपनी उपलब्धि बता दीजिए। देखिए तिलक जी, हमने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम किया। अच्छा, हम लगातार इनसे कहते रहे कि भू कानून पर आप जो है बिल लेकर के आए, ये नहीं लेकर के आए। हमने कहा राजधानी के मसले को सुलझाइए, इन्होंने नहीं सुलझाया। हम कहते रहे अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम बताए, इन्होंने नहीं बताया। लिपापोती करने का काम करते रहे। हमने कहा बेरोजगारों की बात सुनिए, उनकी समस्या का समाधान निकालिए, उनको रोजगार दीजिए। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कमलेश जी प्लीज जल्दी से गजेंद्र जी के पास। इस गूंगी बहरी सरकार से उम्मीद क्या है? इन्होंने सारे आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस ने, जो है राज्य की जनता की समस्याओं को उठाता रहा, लेकिन सुनने वाला कौन है यहाँ? जब अपने ही मंत्रियों की और अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हैं तो विपक्ष की कहां से सुनेंगे? इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ देख और समझ रही है। इस सरकार को वो सबक सिखाने का काम करेगी। समय आने दीजिए तिलक जी, अभी पंचायतों के चुनाव होने हैं, निकायों के चुनाव चल रहे हैं। खनन माफियाओं को टिकट दिए गए, जनता को जवाब देने पड़ेंगे। आपके उपाध्यक्ष ने आपके ऊपर मोहर लगा दी शीशपाल जी। मथुरा दास जोशी जी का बयान आपने सुना होगा, बड़े आराम से बड़े मथुरा दास जोशी जी का बयान तो याद है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो इस राज्य के पूर्व सीएम रहे, लोकसभा में खनन के आरोप सरकार पे लगाते रहे। उन्होंने कहा गंगा का सीना जो है बड़ी बड़ी मशीनों से चीरा जा रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जलते रहे, माफिया जंगलों को काटते रहे, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। विजिलेंस जो है सरकार से मंत्री के भ्रष्टाचार पर जांच की अनुमति मांगती रही, आपने नहीं दी। उस पर आपका ध्यान नहीं। आपको तो कांग्रेस के घर में ही ताका झांकी करनी है। कांग्रेस के अंदरूनी मसलों में आपको ताका झांकी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में किस तरीके से जो है समस्याओं का समाधान करना अच्छी तरह जानते हैं। और आज हमारे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी कांग्रेस भवन में मौजूद थे। अगर आप उसको देख लीजिए, आज नया साल है, झगड़िए मत प्लीज। एक मिनट आपस में एक बात पूछ लीजिएगा तिलक भाई जी। नहीं, मैं तो अब फिर वो राजकुमार ठुकराल का किस्सा सुना दिया अभी गजेंद्र भाई ने थोड़ी देर पहले, है ना। अब ठुकराल जी से बढ़कर तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई कर नहीं सकता। आप तो जानते हैं रुद्रपुर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये तो शुक्र करिए बेहड़ जी ने वीटो लगा रखा है, वरना अब तक तो कांग्रेस के द्वार तो खुले थे, सबको मालूम है ना। और ये भी मालूम है कि वो भले ही आपने वो 56 इंच वाले तमंचे पर डिस्को करने वालों को तो रोक लिया, लेकिन ठुकराल जी का मिजाज कुछ अलग है ना। तो कमलेश भाई वहां भी कलाकार है, यहां भी कई है, ऐसा नहीं है। गजेंद्र जी, ये तो अभी सिर्फ ये कमलेश जी कह रहे थे कि वो उनके प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी जी के साथ जायज नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, वो बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, पूरा जिंदगी दरी और झंडा उठाते रह गए। लेकिन अभी तो एक नया कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। पता नहीं उस बयान में कितनी सच्चाई है। वो रणजीत रावत जी का बयान देख रहा था मैं, कह रहे थे वो हरीश रावत, वो वाले हरीश रावत नहीं रहे, कमजोर और डरपोक व्यक्ति, कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है उस बयान में, पुराना नहीं है, लेकिन खूब घूम रहा है हवा में। निश्चित रूप से घूम रहा होगा। और जो कांग्रेस आज इस बर्बादी की कगार पर खड़ी है,
वो उन्हीं लोगों के कारण खड़ी है जिन लोगों को उन्होंने गांव कस्बे से उठाकर विधायक मंत्री बनाया, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठाया। ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक जो 2024 की उपलब्धि के बारे में आप बता रहे थे, उसमें एक बात बहुत गंभीर देखने को मिली राजधानी क्षेत्र देहरादून में, वो ये रही कि पिछले साल 2 गंभीर आरोप लगे। एक तो गणेश जोशी के ऊपर लगा और विजिलेंस में मामला चल रहा है, और दूसरा जो अभी आपने स्मार्ट सिटी की बात कही कि भाई केबल अंडर हो गए, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए काम हो गए, तमाम बातें हो गई। वहां तो बहुत कुछ स्मार्ट हो गया। उन बातों को लेकर जो इनका चेहरा थे, नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा, उनका ही विकेट गिर गया। दूसरे वो जो चेहरा थे वो टिकट मांग रहे थे दोबारा, और उनपे जब एक आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने भ्रष्टाचार का चिट्ठा उनका बाहर लेकर आए, तो गणेश जोशी की बेटी को और सुनील उनियाल गामा को सिर्फ इस कारण कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रदेश में एक सिटिंग मेयर का टिकट कटना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जबकि वो दिन रात पुष्कर सिंह धामी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। आखिर में तो इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि गणेश जोशी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके कारण गणेश जोशी की बेटी को कंसीडर नहीं किया गया, और गामा को भी इसलिए नहीं किया गया कि उन पर 50 करोड़ रुपए कमाने का आरोप लगा। जिस वक्त ये सूची बन रही थी, पैनल बन रहा था, या कोई कैमरा गजेंद्र भाई का अंदर लगा हुआ था कि जो साफ दिखाई दे रहा था कि गामा जी का नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा, या गणेश जोशी जी की बेटी का नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ के निर्णय होते हैं, ये संगठन के निर्णय होते हैं, और नेतृत्व अच्छा ही करता है, संगठन के लिए भी अच्छा करता है, जनता के लिए भी अच्छा करता है। पर मुझे लगता है कि एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा तो गजेंद्र भाई, सरकार ने कुछ तो उपलब्धियां दी होंगी, या सारी गलतियां की और उसके बावजूद भी जनता ने उनको जिताने का काम किया। इसका मतलब आप जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनकर गलती कर दी, और जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है गजेंद्र भाई, जनता तो बार बार आशीर्वाद दे रही है। ये भी तो देखिए, या तो जनता का वोट गलत बता रहे हैं आप, जनता के अच्छा एक मिनट गजेंद्र भाई से क्यों नाराज हो रहे हो? कमलेश जी एक मिनट रुकिए ना, चलिए अच्छा चलिए बता दीजिए, एक मिनट रुकिए, कतई नाराज नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक मिनट एक सवाल ले लीजिए। चलिए ठीक है, गजेंद्र भाई अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर ये सिटिंग मेयर साहब का टिकट क्यों काटा गया? और फिर वो बड़े मंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, भले ही विपक्ष ने आपका पूरा साथ दिया उस मामले में, और उनकी बेटी का भी आपने ख्याल नहीं रखा, फिर क्यों? मैं गजेंद्र भाई से कतई नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नहीं तो फिर बताइए ना क्यों काटा गया? बताइए, जब इतने विकास की गंगा बहा दी गामा जी ने, तिलक जी, मैं तो फिर क्यों काटा? दी देखिए, जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व बैठता है और संगठन बैठता है, जब टिकट की चर्चा विचार विमर्श चलता है, तो वहां पर सारे आंकड़े देखे जाते हैं। और एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, सौरभ थपलियाल, जो वहां बरसों से एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से ये मत बोलो ये कार्यकर्ता को टिकट दिया गया और ये मौका मिला है। मुझे लगता है कि एक ना मंगलोर में कौन सा कार्यकर्ता आए थे आपके फरीदाबाद से? पार्टी से इतर मंगलोर में कौन से निष्ठावान कार्यकर्ता आए थे फरीदाबाद से? मंगलोर में कौन थे? पूरे उत्तराखंड में आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन दीजिएगा मुझे, अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि चुनाव पार्टियों में कभी भी सिर्फ बार एक व्यक्ति पे भरोसा नहीं होना चाहिए, हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए काम करने का। ऐसा मत बोलो, कमलेश बहन बहुत बवाल हो जाएगा, ऐसा मत बोलो ना, ऐसा मत बोलो। मौका मिलना चाहिए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया 11 के 11 जो हमारे नगर निगम है, अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर के पार्टी लेकर के आई है। जनता भूली नहीं है अभी तक। देखिए पार्टी ने अच्छा एक लाइव में कमेंट है, एक मिनट गजेंद्र भाई, मुझे लग रहा है कोई कमलेश बहन का ही कोई जो है शुभ चिंतक है, वो कह रहे गजेंद्र भाई क्या वाकई कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया? कुछ कांग्रेस के बारे में भी बता दो। उनके लिए तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को 2017 में उत्तराखंड की जनता ने 11 सीटें दी और 2022 में 19 सीटें दी। ये तो साफ दिख रहा है आपको कि अगर वहां सब कुछ ठीक होता तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नकारती? और ये तो बहुत साफ दिख रहा है आपको। आज की तारीख में अगर आप नहीं स्पष्ट इस बात पर करेंगे कि आपने कुछ दिन पहले जब लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत के ऊपर चर्चा की थी, जो कह रहे थे कि कोटद्वार में किसको टिकट मिलना चाहिए, तो उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। मुन्ना सिंह चौहान आपको कोर्ट में घसीटने की बात कर रहे थे, उनको भी ठिकाने लगा दिया। और आज जो सुनील उनियाल गामा को ठिकाने लगाया गया, मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से
पुष्कर सिंह नहीं, धामी को नहीं, बधाई देना ठिकाने चाहता नहीं हूँ। लगाया गया। उन्होंने एक कम से दूसरे कम कार्यकर्ता एक को ऐसे मौका व्यक्ति दिया, को पार्टी ने, संगठन घर ने उठाने का मौका काम दिया। किया और मुझे और लगता है नरेंद्र कि मोदी की सब बेटी को पार्टियों को टिकट नहीं करना दिया। चाहिए। एक निश्चित रूप एक से अगर नए संवेदन की व्यक्ति है। को आप मौका देंगे ना गजेंद्र भाई, आप हर एक को मौका देंगे और पार्टी ने नए यही काम व्यक्ति किया। पुराने मुझे व्यक्ति लगता है नहीं, बहुत एक अच्छा मिनट जा रहा है। अरे ये फिर कमलेश बहुत भाई, ये तो अच्छा उपलब्धि, जो कमलेश भाई एक मिनट, मेयर का टिकट आपको काटना पड़ा, निवर्तमान मेयर का। शीशपाल जी रुक जाओ ना, आपके वहां तो कुछ अब और आपके मामला है, अंदर आपके यहाँ तो हिम्मत टिकट नहीं है, बेचने के आप आरोप है। रुक गए भ्रष्टाचारियों को बिठा देती है कमलेश कांग्रेस, भाई, लेकिन ये आप मुझे समझ समझ में नहीं नहीं आता। आप एक उपलब्धि के तौर पर कहिए ना गजेंद्र भाई जो कह रहे हैं उसको नहीं एक उपलब्धि चलते मान लीजिए, बोलिए हाँ आरोप लगे हमने नहीं दिया टिकट, आपको ये बोलने में हिचक क्या है? अगर आरोप लगे किसी व्यक्ति, जब आडवाणी जी इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर ठीक है, गणेश जोशी जी का अलग मामला है कि नहीं ले पा रहे इस्तीफा, कोई बात नहीं, लेकिन टिकट नहीं दिया ये बात तो उपलब्धि है ना आपकी। बोल दीजिए क्या दिक्कत है शीशपाल जी। अब देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, आप अपना बताइए ना सर, आप तो खुद वेंटिलेटर पर है, संगठन पूरा वेंटिलेटर पर है, आप नई टीम नहीं बना पा रहे, और आपके प्रवक्ता एक दूसरे को कह रहे कि ये प्रवक्ता नहीं है, कह रहे वो प्रवक्ता नहीं है, और प्रदेश उपाध्यक्ष को प्रवक्ता जो है कोसने का काम कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हो कि भैया तुम अपनी हालत ठीक करो। आपके पास क्या प्लान है? नहीं देखिए तिलक जी, अगर कोई सरकार अपने निवर्तमान मेयर को रिपीट नहीं कर पा रही है, मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कराने का साथ नहीं दिखा पा रही है, तो ये सवाल है जनता जी, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, अभी कमलेश जी का ऑडियो नहीं चलेगा, एक मिनट कमलेश जी का ऑडियो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और निश्चित तौर पर आपकी इम्यूनिटी पावर खुद मजबूत नहीं है, लड़ोगे कैसे? कर रहे हैं। और आज हमारे उपाध्यक्ष जी कांग्रेस कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने जो है संगठन की मजबूती की आज बात भी की, बयान भी जारी किए हैं। थोड़ा बहुता तो घर परिवार में चलता है ना। आप बताइए, अगर भाई अपनी पीड़ा भाई से नहीं कहेगा, अपने परिवार और अपने संगठन में नहीं कहेगा, तो कहाँ कहेगा तिलक जी? आप बताइए ना। 2000 तो ये इतना मामला है, भाजपा इसको बेवजह तूल देने की कोशिश कर रही है। 2016 में जो इनका भ्रष्टाचार है, जब ये पूरा बवाल हुआ था ना, एक मिनट सबका ऑडियो नीचे 2016 में जब बवाल हुआ था, गजेंद्र भाई बोगुणा जी मिलने गए थे गोविंद सिंह कुंजवाल जी से, अगर मेरी थोड़ी बहुत याददाश्त काम कर रही है, तब बोगुणा जी ने ठीक कार्यालय से बाहर निकल के कहा सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, और अगले दिन सदन में बवाल हो गया। हरक सिंह रावत ने कहा घेराव सरकार, नहीं रहेगी सरकार। तो यहां तो कई बसंत दे के वो रात के दिन डिनर हो रहा था और सुबह पता ही नहीं चला हरक सिंह रावत कहां चले गए, है ना। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सीएम साहब के साथ डिनर हो रहा था, सुबह गए रायपुर के रास्ते से, रायपुर वाले बैठे नहीं, उन्होंने कहा नहीं फिर अकेले चल पड़ो। ठीक है ना, बेची ये तो सियासत है, यहां तो बहुत कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बहन, गजेंद्र भाई आपका भी और शिशपाल जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।